हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे, और जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक इनइक्वालिटीज। आप में से वो सभी स्टूडेंट्स जो किसी बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी बैंक एग्जाम के लिए, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आरआरबी हो, जो भी बैंक एग्जामिनेशन हो, उन सभी बैंक में ये टॉपिक नेसेसरली पूछा ही जाता है, और इसका वेटेज मिनिमम 3 मार्क्स से मैक्सिमम 5 मार्क्स तक होता है। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक के सारे एपिसोड्स को देखेगा, ठीक है। तो चलिए हम बेसिक से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटीज यानी कि असमानता की। ये क्या है तो देखिए, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। ये क्या है? ये एक प्रकार का रिलेशनशिप यानी कि संबंध है। किसके बीच संबंध है? कंपैरिजन के बीच। कैसा कंपैरिजन, अभी हम आपको बताते हैं। जब यहां बात की जाती है किसी वेरिएबल के होने की, तो यहां पर वेरिएबल से तात्पर्य है किसी एक मीनिंगलेस वर्ड से या लेटर से या नंबर्स से या ऑपरेशंस से और या फिर सिंबल्स से। इनमें से किसी भी चीज का उपयोग किया जा सकता है, और साथ ही साथ ये सब के सब मीनिंगलेस होते हैं। मीनिंगलेस होने का क्या तात्पर्य है? यानी कि इनका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। नाउ कम टू द पॉइंट, कंपैरिजन। कंपैरिजन करने पर क्या होगा? कंपैरिजन का मतलब है किसी प्रकार से तुलना करना। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर की इस रिमोट के साथ तुलना करूं, ठीक है, इन्हें कंपेयर करूं, किस सेंस में? किसी भी सेंस में। देखिए, जब भी कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन करने के लिए एक बेस होता है कि किसी चीज के आधार पर कंपैरिजन होता है। जैसे जैसे वेट में, हाइट में, एज में, इस प्रकार से किसी भी अलग चीज में कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं इनइक्वालिटीज की, तो यहां कंपैरिजन किसी भी सेंस में माना जा सकता है। उसके कोई निर्धारित मूल्य नहीं है, कि कोई प्रेफरेंस बॉडी नहीं है कि इसी बात के आधार पर कंपैरिजन करना है। बात क्लियर हुई? तो जहां पर ये जो एक्चुअली बेस है, यहां पर कंपैरिजन करने पर कोई भी बेस नहीं होगा। हाँ, लेकिन बेसिक पॉसिबल रिजल्ट्स ये जरूर आएंगे। जो आपके पास में बेसिक पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो जरूर होंगे। जरा बेसिक पॉसिबल रिजल्ट्स कैसे? देखिए, अगर मैं इस मार्कर को इस रिमोट से कंपेयर करता हूं तो क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? या तो ये मार्कर रिमोट से बड़ा होगा, पहला रिजल्ट, या ये रिमोट इस मार्कर से बड़ा होगा, दूसरा रिजल्ट, और या तो ये दोनों ही चीजें आपस में इक्वल होंगी, तीसरा रिजल्ट। अब आप सोच करके बताइए और कमेंट कीजिए, क्या कोई चौथा रिजल्ट है? नहीं जनाब। बेसिकली यही 3 पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। कौन कौन से? तो बेसिक पॉसिबल रिजल्ट्स हुए, हमारा सबसे पहला रिजल्ट है ग्रेटर, दूसरा है स्मॉलर, और तीसरा हम कह सकते हैं इक्वल्स। या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, और या फिर बराबर होगा। बात समझ में आई आपको? कि कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से कंपेयर करने पर या तो बड़ी हो सकती है, या छोटी हो सकती है, और या फिर बराबर हो सकती है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहां पर जो हमारे पास ये कंपैरिजन के रिजल्ट्स हैं, ये मैंने कुछ थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं, है ना। इन्हीं को तो मैंने यहां पर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है, लेकिन इन्हें ही एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में दिखाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस? देखिए, अगर बात करी जा रही है ग्रेटर की, ठीक है,
यानी कि बड़ा है तो ऑपरेशन बनेगा ऐसा, यदि कहा है स्मॉलर छोटा है तो ऐसा, और इक्वल बराबर है तो ऐसा। ये हमारे पास में 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। रिलेशनशिप क्या है? नाउ सी, ये जो बात करी जा रही है रिलेशनशिप की, ये क्या है? तो ये संबंध है कब? जब 2 और मोर वेरिएबल के बीच कंपेयर किया जाता है, या हम कह सकते हैं कंपैरिजन होता है। तो उनके बीच जो रिजल्ट होता है, उनके बीच में जो रिजल्ट है वही क्या है? तो जनाब वही है रिलेशनशिप। और बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए जनाब, मैंने कुछ वेरिएबल लिए, जैसे मैंने वेरिएबल लिया है हेमा, रेखा और जया। क्लियर हो गई बात? ये 3 मैंने वेरिएबल ले रखे हैं। इनमें मैंने कहा कि हेमा किसी सेंस में ग्रेटर है रेखा से। पॉइंट क्लियर? हेमा किसी सेंस में ग्रेटर यानी बड़ी है रेखा से, और वहीं जया भी बड़ी है रेखा से। तो यहां हेमा और रेखा का आपस में संबंध दिया गया है, और रेखा और जया का आपस में संबंध दिया गया है, यानी 3 लोगों के बीच में रेखा के बीच से संबंध बनाया जा रहा है रेखा की हेल्प से। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस हेमा और जया के बीच क्या संबंध होगा? इस हेमा और जया के बीच क्या संबंध हो सकता है? तो हमने कहा कि हो सकता है कि हेमा बड़ी हो जया से, या हो सकता है कि हेमा बराबर हो जया से, या हो सकता है कि हेमा छोटी हो जया से। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की थी कि हमारे पास में 3 बेसिक पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, यहां पर चर्चा करी हमने। ये देखिए 3 बेसिक पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। कौन कौन से? ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। तो देखिए जनाब, वही तो हमारे यहां पर भी आंसर आएगा कि हेमा या तो जया से बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, या छोटी हो सकती है। और ऐसा हो क्यों सकता है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो जया या रेखा या हेमा है, ये सब के सब क्या है? These all are variables। ये वेरिएबल जो कि टाइम कांस्टेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, है ना। हालांकि टाइम कांस्टेंट ही कहे जाते हैं क्योंकि समय के साथ साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलते। ठीक है, तो ये सब क्या है? वेरिएबल है, यानी कि अचर राशियां। इनकी जो वैल्यू है वो निर्धारित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, स्थिति के साथ बदल भी सकती है। जैसे कि देखिए, अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लें कि हेमा की वैल्यू है भाई 100 और इसकी वैल्यू है 50, तो जनाब यदि इसकी वैल्यू 75 हो गई, ठीक है, 75 हो गई, तो पहला वाला रिजल्ट क्लियर हो जाएगा ना कि हेमा रेखा से भी बड़ी और हेमा जया से भी बड़ी है, और जया भी रेखा से बड़ी ही है। यदि इसकी वैल्यू को मैं 100 कर देता हूं, यदि सपोज मैं जया की वैल्यू को 100 ले लेता हूं, तो अब ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? और यदि मैं इसकी वैल्यू को 125 लेता हूं, तो अब की बार क्या? तो जनाब अब की बार जया बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं? तो आपको ये बातचीत समझ में आई बेहतर तरीके से कि नहीं समझ में आई, है ना। और यहां पर इस चैप्टर में हम इसी बात को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इसी चीज को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन थी ये और ये, तो क्या आप कोई भी बात डेफिनेट कह पा रहे हैं? डेफिनेट का मतलब है निश्चित रूप से, यानी कि वो बात क्या 100% सही है? क्या ऐसी रिलेशनशिप होने पर आप कोई भी बात डेफिनेटली कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो यहां पर रिलेशनशिप कैसी आई? इनडेफिनिट। तो जी हां, यानी कि अनिश्चित, समय के साथ साथ परिवर्तित हो सकती है। तो डेफिनेट या इनडेफिनिट ये क्या है जनाब? यही तो है।
रिलेशनशिप। तो बेसिकली इनइक्वालिटी के अंदर हम वेरिएबल्स के बीच कंपैरिजन होने पर रिलेशनशिप बनाएंगे, और वो रिलेशनशिप डेफिनेट भी हो सकती है और इनडेफिनेट भी हो सकती है। ये रिलेशनशिप कैसे हमको दी जाएंगी? तो जनाब देखिए, ये रिलेशनशिप देने के लिए हमें दिए जाते हैं कुछ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हिंदी में कहा जाता है कथन, और इस कथन के अंदर हमें क्या दिया गया होगा? यहां पर हमें दिया जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। बात समझ में आई दोस्त? क्या दिया जाएगा? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। इन वेरिएबल के बीच हमें संबंध दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? किसी एक इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे कि कह दिया जाएगा a इज ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c और c इक्वल टू d। इस प्रकार से आपको रिलेशनशिप दी जाएगी, ठीक है। और फिर इसी स्टेटमेंट के आधार पर आपको दिए जाएंगे कंक्लूजन, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है निष्कर्ष। तो जनाब निष्कर्ष कब निकलता है? निष्कर्ष निकलता है प्रयोग होने के बाद। आप सभी ने स्कूल में लैब्स में गए होंगे, जहां पर हम एम लिखते थे और फिर नीचे नीडेड इक्विपमेंट्स, देन प्रोसीजर यानी कि प्रयोग विधि, और आखिरी में निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। इसका मतलब हमने जो भी प्रोसेस करी है उससे निष्कर्ष क्या निकल के आया, उससे कंक्लूजन क्या निकल करके आया, इस बात के बारे में हमें जवाब देना होता था। तो यहां पर आपको क्या, आपको निकालना नहीं है, आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे कि a इज ग्रेटर देन d, और दूसरा a इज लेस देन c, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कितने भी निष्कर्ष दिए जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली दो निष्कर्ष आपको दिए जाएंगे। क्लियर हुई बात? आपको क्या करना है? आपको इन निष्कर्ष को दिए गए कथन के आधार पर चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि एग्जामिनर ने जो निष्कर्ष निकाल करके हमको दिए हैं वो दिए गए इस कथन के मुताबिक सही है या गलत है। ध्यान से सुनिएगा कि जो एग्जामिनर ने कंक्लूजन निकाले हैं वो दिए गए कथन यानी कि स्टेटमेंट के आधार पर सही है या नहीं है। ध्यान रखिएगा जनाब, ये क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन वहां से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा निष्कर्ष कथन को डेफिनेटली फॉलो करता है ना, निश्चित रूप से सत्य है, यह डेफिनेटली फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, यह भी पूछा जा सकता है ना, या तो डेफिनेटली फॉलो और या तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। और तीसरा के लॉजिकली डज नॉट फॉलो। दो बातचीत है भाई, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो और लॉजिकली डज नॉट फॉलो। इन बातों को ही समझना होगा हमें। तो जो आपने थंबनेल देखा है मैजिक ऑफ लॉजिक, तो अब बारी आ चुकी है लॉजिक को सीखने की। क्लियर हुई बात? और इस लॉजिक को सीखने के लिए आपको सबसे पहले सीखने होंगे कुछ बेसिक ऑपरेशंस। कैसे बेसिक ऑपरेशन सर? रुकिए जनाब, अभी बता दे रहे हैं। इन बेसिक ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन तो आपने पहले ही देख चुके हैं, क्या था? और ये सबसे पहला ऑपरेशन ये था कुछ इस तरीके से, जिसे हम क्या कहते हैं?
ग्रेटर देन, देखो याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ग्रेटर देन है और ये स्मॉलर देन है। ठीक, सिंपल सी बात है, ये बना दिया अपन ने एक मॉन्स्टर और ये बना दिया अपन ने एक मॉन्स्टर। तो इसका मुंह जिस तरफ खुला है वो बड़ा और जिस तरफ बंद है वो छोटा। याद रहेगा आप, इसका मुंह जिस तरफ खुला है वो बड़ा और मुंह जिस तरफ बंद है वो छोटा। क्लियर हुई बात? चलिए, तो हमने कहा ग्रेटर देन, तो इसका ऑपरेशन ये हो गया, या इसे ये भी कहा जा सकता है कि नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, कि यदि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, इसका मतलब कैसा है, फिर बड़ा है। दूसरा स्मॉलर देन, लेस देन या स्मॉलर देन, और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं जनाब, हम कह सकते हैं कि नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल्स, जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से ना तो बड़ा है और ना ही उसके बराबर है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू, यानी कि क्या, सिंपली इक्वल्स टू, और इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं जनाब कि नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, इसका मतलब कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यदि मैं इन बातों को एक मैथमेटिकल रूप दूं कि नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो कैसा बनेगा, छोटा और बराबर नहीं है ना, और इसको बनाऊं तो बड़ा और बराबर नहीं है, और इसे बनाऊं तो बड़ा या छोटा नहीं है। और यहीं से निकल करके आता है हमारा अगला कि ग्रेटर और इक्वल, क्या बात, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कैसे आया, तो जनाब देखिए, यदि कह दिया जाए कि नॉट स्मॉलर देन, कैसा नहीं है जनाब, छोटा नहीं है। अब यदि छोटा नहीं है तो कैसा होगा, या तो बड़ा होगा और बराबर होगा, इसका मतलब कैसा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो नॉट स्मॉलर देन, यदि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से छोटा नहीं है तो कैसा होगा, बड़ा या बराबर होगा। तो सर अभी तो हमने पढ़ा कि बेसिक रिजल्ट्स तो तीन ही होते हैं, स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल, तो अब ये कहां से पैदा हो गया, तो जनाब देखिए, यदि आपको कंपेयर करना है 5 और √25, तो यहां पर आप क्या ऑपरेशन लगाइएगा, तो जनाब यहां पर ऑपरेशन लगेगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। कैसे, क्योंकि जब ये रूट हटेगा तो आने वाली संख्या ±5 के या तो बड़ी होगी और या तो बराबर होगी। बात समझ रहे हैं ना, इस बात को देखिए, क्योंकि यहां पर अगर मैं 5 को +5 के साथ कंपेयर करता हूं, यार को पहले मैं -5 से कंपेयर करता, यदि मैं +5 को -5 से कंपेयर करता हूं तो कैसा होगा, बड़ा होगा, और यदि मैं 5 को +5 से कंपेयर करता हूं तो कैसा होगा, बराबर होगा। अब ये नंबर अपने आप में दो बातें कंटेन कर रहा है, कैसी कैसी, प्लस और माइनस की, यानी कि ये 5 डेफिनेटली ना तो प्लस में हो और ना ही माइनस में। यहां पर 5 की दो वैल्यूज कंसीडर हो जाती है, +5 भी और -5 भी। तो जब आपको इस प्रकार की चीजों को कंपेयर करना होगा तो फिर वहां पर जनाब प्लस और माइनस दोनों समाहित होंगे। बात क्लियर हुई, और फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल आ जाएगा। तो ठीक वैसे ही जब हम यहां पर ग्रेटर और इक्वल को ले ही रहे हैं,
तो इसी प्रकार से अब अपन और क्या ले सकते हैं जनाब? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इट इज लेस देन और स्मॉलर, या हम कहेंगे स्मॉलर देन इक्वल्स टू। इसको हम कह सकते हैं कि जनाब नॉट ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा नहीं है। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन यानी कि बड़ा नहीं है। बात समझ में आई जरा? अरे बेहतरीन समझ में आई। एक और ऑपरेशन आपका बचता है जिसे हम कहेंगे नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ नीदर ग्रेटर, ना सॉरी, इसका मतलब हुआ ईदर ग्रेटर, ईदर ग्रेटर और इक्वल्स टू, यानी कि जनाब या तो पहला वेरिएबल दूसरे से बड़ा है और या फिर छोटा है। तो जनाब ध्यान रखिएगा कि ये जो तीन हमारे पास में ऑपरेशन होते हैं, बेसिकली अपने आप में ये तीनों के ही तीनों कैसे होते हैं? ये होते हैं इंडेफिनेट। ये कैसे होते हैं? इंडेफिनेट होते हैं, क्योंकि इनकी कोई एक वैल्यू डेफिनेट नहीं है, निश्चित रूप से सिर्फ एक नहीं, दोनों ही है एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, प्लस और माइनस दोनों एक साथ। तो ये जो तीन ऑपरेशन है आपके अपने आप में ही कैसे होते हैं जनाब? इंडेफिनेट होते हैं। और ये जो है, अरे ये जो है ये अपने आप में डेफिनेट होते हैं। कैसे होते हैं जनाब? डेफिनेट होते हैं। ठीक, ये इंडेफिनेट होते हैं और वो डेफिनेट होते हैं। अब बारी आती है कंपैरिजन की। ठीक है, आपने स्टेटमेंट और कंक्लूजन देख ही चुके हैं। तो जब भी स्टेटमेंट के बीच रिलेशनशिप बनता है तो दो प्रकार के कंक्लूजन निकलते हैं। कैसे कंक्लूजन? एक डेफिनेट कंक्लूजन और एक इंडेफिनेट कंक्लूजन। इंडेफिनेट का मतलब गलत नहीं है, इंडेफिनेट का मतलब हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सी बात निश्चित रूप से सत्य है। जैसे कि हमने कहां पर डिस्कस किया था? यहां, ये देखिए, जैसे कि हमने यहां पर डिस्कस किया था हेमा, रेखा और जया के बीच। तो जब हेमा, रेखा और जया के बीच हम यहां पर क्या नहीं बता सकते? हम किसी एक रिजल्ट को डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर क्या आएगा भाई? यहां आ रहा है इनडेफिनेट रिलेशनशिप। बात समझ गई जरा? यहां पर कैसा आ रहा है? इनडेफिनेट रिलेशनशिप। और इसी बात की वजह से यहां पर हम किसी भी रिजल्ट को एक डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं कह सकते। बात क्लियर हुई? अभी और बेहतर से क्लियर हो जाएगी जब हम बेसिक स्टेटमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। आ जाइए तो बढ़ते हैं फिर। तो चलिए चर्चा करते हैं। अब हम हमारे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमको एक डेफिनेट रिजल्ट देते हैं। कैसा? देखो, यहां पर सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि x जो कि एक वेरिएबल है इज ग्रेटर देन टू y, और y अगला वेरिएबल है ग्रेटर देन टू z। अब पूछा गया कि बताइए यहां पर डेफिनेट रिजल्ट यानी कि डेफिनेट कंक्लूजन क्या होगा? किसके बीच में? तो जनाब x और z के बीच में। ठीक है,
इन चीजों को आसानी से समझने के लिए मैं आपको एकदम बेहतर तरीका एक बताता हूं। मेरे पास में है तो 3 चीजें, एक है गुड, एक है बेटर और एक है बेस्ट। आपको घर से मिले 500 रुपए और कहा कि 1 किलो सेब खरीद करके ले आओ। आप जब बाजार की तरफ गए तो आपको 3 प्रकार के सेब दिखे, गुड, बेटर और बेस्ट। 100 रुपए किलो गुड, 150 रुपए किलो बेटर और 200 रुपए किलो बेस्ट। क्या खरीदिएगा जनाब? कमेंट करके बताइएगा क्या खरीदेंगे आप। तो मैं मान सकता हूं कि लड़कियां शायद 150 रुपए किलो में बेटर खरीदने, लेकिन लड़के तो डेफिनेटली क्या खरीदेंगे जरा? गुड, 100 रुपए किलो। लेकिन घर में क्या बताएंगे? 300 रुपए किलो, सुपर बेस्ट। है कि नहीं? Am I right or wrong? तो देखिए जनाब, लेकिन पॉइंट क्या है कि हमारे पास में गुड, बेटर और बेस्ट में तीनों कंडीशन के आने पर हम हमेशा बेस्ट को ही चुनते हैं। सपोज बेस्ट है आपके लिए कि पीओ का जॉब लग जाए, नहीं लगा पीओ तो क्लर्क लग जाए, नहीं लगा तो एटलीस्ट असिस्टेंट की ही जॉब लग जाए। अब यदि आपके तीनों पेपर निकल गए तो बताओ क्या ज्वाइन करोगे? जरा पीओ ही तो ज्वाइन करोगे ना, है कि नहीं? तो गुड, बेटर, बेस्ट अवेलेबल होने पर हम किसकी तरफ से आगे बढ़ते हैं? बेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर मैं इन ऑपरेशंस को रखूं कि मेरे लिए गुड है इक्वल्स टू, बेटर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और स्मॉलर देन इक्वल्स टू, और बेस्ट है ग्रेटर या स्मॉलर। यानी कि अगर मेरे पास में वेरिएबल्स के बीच में गुड, बेटर और बेस्ट आया, ठीक है, यानी कि गुड, बेटर और बेस्ट आया तो मेरा रिजल्ट क्या होगा जनाब? बेस्ट होगा। बेटर और बेस्ट आया तो रिजल्ट क्या होगा? बेस्ट होगा। गुड और बेटर आया तो भी रिजल्ट क्या होगा? फिर बेटर हो जाएगा। और यदि गुड और बेस्ट आता है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। यानी कि किसी भी सिचुएशन पर हम किसे चुनेंगे? बेस्ट को चुनेंगे। एक बार आंख बंद करके बात कर लो जरा, गुड, बेटर और बेस्ट। ध्यान रखना, गुड, बेटर और बेस्ट क्या चूज करेंगे अपन? बेस्ट। बेस्ट क्या है? ग्रेटर देन या स्मॉलर देन। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेट है कि नहीं? क्योंकि वो डेफिनेट है। तो अब बताइए जनाब, यहां x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन टू z में आप क्या रिजल्ट चुनेंगे? तो यहां भी गुड, यहां भी गुड, तो रिजल्ट में भी गुड। सही बोल रहा हूं क्या? जी नहीं जनाब, यहां भी बेस्ट है, यहां भी बेस्ट है, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा? फिर बेस्ट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट कहा गया हमसे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, लेकिन y इज ओनली ग्रेटर देन टू z। तो देखिए बेटर और बेस्ट, तो रिजल्ट क्या आएगा जनाब? बेस्ट। तीसरा पॉइंट कहा गया है x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z, तो रिजल्ट क्या आएगा जनाब? कि बेस्ट और बेटर में हम क्या चूज करेंगे? बेस्ट चूज करेंगे। चौथा कहा गया आपसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू z, तो x और z के बीच में फिर से क्या आ जाएगा जनाब? अब बेटर आएगा। अब बेस्ट नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां भी बेटर है और यहां भी बेटर है, तो दोनों पे जगह फिर बेटर ही आएगा। ठीक, नाउ सी, हमने कहा फिफ्थ वन इज फर्स्ट का अपोजिट कि x इज लेस देन y इज लेस देन टू z। ठीक है, तो यहां पर भी रिजल्ट क्या होगा? x इज लेस देन z। सिक्स्थ वन इज x इज लेस देन और इक्वल्स टू y एंड y इज लेस देन z। अगेन रिजल्ट इज x इज लेस देन z। गुड, बेटर, बेस्ट के मुताबिक यदि हमारे पास बेटर और बेस्ट है तो भी हम किसे चूज करेंगे? हम चूज करेंगे बेस्ट को। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट में हम चूज करेंगे बेस्ट को। सेवेंथ वन कहा गया है x इज लेस देन y एंड लेस देन और इक्वल टू z, तो यहां पर क्या आएगा? x इज लेस देन z। एट्थ वन कहा गया हमसे x इज लेस देन और इक्वल्स टू y एंड y इज लेस देन और इक्वल टू z, तो रिजल्ट क्या आ गया? x इज लेस देन और इक्वल्स टू z। बात समझ में रहे आप? ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारे कुछ स्टेटमेंट्स जो कि हमें एक डेफिनेट रिजल्ट देते हैं, और ये है 8। जब ये 8 होंगे तभी एक डेफिनेट रिजल्ट आएगा।
ठीक, एक बार रिवाइज कर लो। बेस्ट बेस्ट आंसर बेस्ट, बेटर बेस्ट आंसर बेस्ट, बेस्ट बेटर आंसर बेस्ट। लेकिन जब बेटर बेटर हुआ तो आंसर भी बेटर आ गया। यहां भी देखो बेस्ट बेस्ट आंसर बेस्ट, बेटर बेस्ट आंसर बेस्ट, बेटर बेस्ट आंसर बेस्ट, बेटर बेटर आंसर बेटर। क्लियर हो गई बात? तो इसका मस्त तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लो एकदम बेहतरीन, और इसे अपनी कॉपी में 1 से 2 बार लिख करके देख लीजिएगा, तो ये सब आपको याद हो जाएगा। मस्त। ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक है, नथिंग एल्स। ये और कुछ थोड़ी ना, इट्स अ मैजिक ऑफ लॉजिक, कि जब पहला वेरिएबल दूसरे से बड़ा है और दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो पहला भी दूसरे से बड़ा ही तो होगा। ये क्या है? एक प्रकार का लॉजिक है। ये नेचुरली दिख ही रहा है, बस समझने और समझाने वाले की कमियां हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूं, बेहतर आप भी समझिए। आप वैसे भी मुझसे ज्यादा क्लेवर पर्सन हैं, यू आर अ यंगस्टर, तो आप इन चीजों को मुझसे भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो, डाउट हो, तो आइए जुड़िए टेलीग्राम चैनल पर और बेहतरीन प्रकार से सवालों को पूछिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हमारे पास में कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स हैं। कैसे स्टेटमेंट है? तो जनाब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें इनडेफिनेट रिजल्ट देते हैं। यानी कि क्या? यानी कि आओ दिखाते हैं ना। पहला कहा गया कि x बड़ा तो है y से, लेकिन y छोटा हो गया z से। तो अब बताइए आप कि x और z के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो यहां आने वाली रिलेशनशिप को हम कहेंगे जनाब कांट से। और कांट से का मतलब x बड़ा हो सकता है z से, x बराबर हो सकता है z के, और x छोटा हो सकता है z के। लेकिन हम ये नहीं कह सकते इन तीनों में से कौन सा। देखो बेहतर तरीके से समझो। यदि मैंने कहा हमारे पास में एक कॉइन है जिसके 2 साइड्स हैं, हेड और टेल्स, इसे टॉस कराने पर बताइए रिजल्ट क्या आएगा? हम क्या कहेंगे? रिजल्ट इज कांट से। आप क्या कोई भी डेफिनेटली रिजल्ट कह सकते हैं जनाब? नहीं, हम डेफिनेट रिजल्ट नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे? ईदर हेड्स और टेल्स। या तो हेड आ सकता है और या तो टेल्स आ सकता है कि नहीं जनाब? या तो हेड्स आ सकता है और या तो टेल्स आ सकता है। बात समझे? या तो हेड आ सकता है और या तो टेल्स आ सकता है। क्या आएगा? इस बात को हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। ध्यान रहेगी ना बातचीत? मस्त। फिर ध्यान रखिए कि कांट से कहे जाने पर कोई भी बात ना तो हम डेफिनेटली ट्रू कह सकते हैं और ना ही डेफिनेटली रॉन्ग कही जा सकती है। वो सिचुएशन होगी सिर्फ कांट से। दूसरा कहा गया कि x is greater than or equals to y, y is less than 2z. Again, what is the result between x and z? तो it is same कांट से। यानी x z से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, कांट से का मतलब है कि वहां पर 3 बेसिक पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, बड़ा, छोटा और बराबर। नाउ थर्ड वन इज x is greater than y, y is less than or equal to z. So again result is कांट से। Fourth one is x is greater than or equal to y, y is less than or equal to z. Again result is कांट से, क्योंकि यहां पर भी x z से जनाब बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है और या फिर बराबर हो सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे 4, अब बाकी के 4 बताता हूं। फिफ्थ वन इज कि x is less than y, y is greater than z. Result is कांट से। छठवा, x छोटा है, बराबर है y से और y बड़ा है z से, तो भी रिजल्ट कांट से। सातवां कहता है कि x is less than 2y और y is greater than or equal to z. Result is कांट से। और आठवां कहता है कि x is less than or equal to y और y is greater than or equal to z. Again result is कांट से।
तो जनाब यहां पर आपके पास में कुल 8 सिचुएशंस ये है जहां पर आपको एक इंडेफिनिट कंडीशन मिलती है, ठीक है, और 8 सिचुएशंस ये हैं जहां पर आपको एक डेफिनेट रिजल्ट मिलता है। ठीक, गुड बेटर बेस्ट तो ध्यान है ना। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं जिससे आपका इन सब के बीच रिलेशनशिप बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए भाई, डेफिनेट रिजल्ट कब तक आ रहा था? ये है 2 पर्सन, जब तक सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, यानी कि जब तक ये बोल रहा है तब तक आप सुनते रहिए, जब तक मोहतरमा बोल रही हैं, अगर तब तक जनाब सुन रहे हैं तब तक जिंदगी ठीक ठाक चल रही। लेकिन जैसे ही आपने हिम्मत दिखाई और पलट करके कुछ बोलने की कोशिश की तो हो जाएगी नाराजगी, और नाराजगी होने पर कोई बातचीत नहीं होती, ये आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। यहां पर देखिए, ये दोनों ऑपरेशन आपको कैसे दिख रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट है यानी एक दूसरे के विपरीत। अब नाराजगी होने की वजह क्या थी? वजह तो यही थी ना, जब दोनों के बीच बातचीत, ये भी बोलने लगा वो भी बोलने लगी, तो बात ही नहीं हुई। और जब नाराजगी हो गई तो हुआ क्या जनाब? इन्होंने इधर मुंह फेर लिया और इन्होंने इधर मुंह फेर लिया। अब जब मुंह ही फेर लिया तो बातचीत तो नहीं हो पाएगी। तो समस्या क्या है जनाब? यदि आपने पलट के बोला तो भी संबंध नहीं बनेगा, यानी कि जब दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस हैं या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो तो फिर रिलेशनशिप नहीं बनेगी, बातचीत नहीं हो पाएगी। जरूरी क्या है? जब ये बोले तो आप सुनो, ठीक, जब एक बोल रहा हो तो दूसरे को सुनना पड़ेगा, तभी जीवन की गाड़ी आसानी से चलेगी, कोई डेफिनेट रिजल्ट आ पाएगा, अन्यथा डेफिनेट रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? डेफिनेट, इनडेफिनेट और गुड बेटर बेस्ट, और साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है आपको? इस बात को ध्यान रहेगा ना ये सब। अब जो भी मैंने आपको सिखाया है उसको थोड़ा सा हम क्रॉस चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, ठीक है? तो आ जाओ भाई। ये रहा आपका पहला प्रश्न, एक बार जरा आप इसको क्रॉस चेक करके देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बना के देखें। जी, तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि इन दीज क्वेश्चंस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कह सकते हैं या वेरिएबल कह सकते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये क्या है ना, इज शोन इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी बताया मैंने आपको, यही चीज डिस्कस करी थी कि किसी दिए गए स्टेटमेंट में वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप दी गई होती है ना। द स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। इसी स्टेटमेंट के आधार पर 2 कंक्लूजन हमें निकाल करके दिए गए, ठीक है। स्टडी द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर। तो यहां पर देखिए कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हर बार ये परीक्षा में बदल जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में ये बदल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा क्या ऑप्शन लगाना। कहा गया है जनाब, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। जब आप इन दोनों को चेक करें स्टेटमेंट के आधार पर और आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट के आधार पर फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट कीजिए। उसी प्रकार अगर सिर्फ दूसरा कर रहा है तो ओनली 2। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पहला या फिर दूसरा सही होगा, यह है कंडीशनल केस ऑफ ईदर और। ये अभी मैं आपको अलग से वीडियो बना करके समझाऊंगा, क्योंकि 99% स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये है क्या, इधर और आएगा कहां से। नीदर नॉर का मतलब क्या है? सिंपली दोनों गलत है तो नीदर नॉर है। इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, यदि दोनों ही फॉलो कर रहे हैं मतलब 5वां ऑप्शन, ठीक है। तो नाउ कम एंड सी, हमको यहां सी से ए की तरफ जाना है। किसी भी इक्वेशन की 2 साइड होती है, ठीक है। अगर आप इक्वेशन को यहां से देख रहे हो तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है? राइट हैंड साइड, LHS एंड RHS। इक्वेशन को आप इस तरफ से पढ़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ रहे हैं, इस तरफ से पढ़ रहे हैं तो राइट हैंड साइड से पढ़ रहे हैं। फर्क क्या है? A इज ग्रेटर देन टू B जब हम इसे लेफ्ट से पढ़ रहे हैं, या फिर A इज वेट अ मिनट, B इज लेस देन टू A। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं है ना।
ये दोनों ही एक ही तरीके से लिखे गए हैं, बस लिखने का तरीका बदल गया है। मैथमेटिकली इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन रीजनिंग के दृष्टिकोण से देखने पर इन दोनों में फर्क है जनाब। और कैसा फर्क है? क्योंकि यहां पर ग्रेटर का यूज किया जा रहा है और यहां पर स्मॉलर का यूज किया जा रहा है। तो बस उपयोग होने वाले ऑपरेशंस की वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन इनकी मीनिंग अलग नहीं है। यहां पर भी a b से बड़ा है और b a से छोटा ही है, और यहां पर भी b a से छोटा है और a b से बड़ा ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। जरा ध्यान रहेगा, इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए देखिए तो जरा क्या कहा गया है। ये कहा गया है आपसे कि C इज ग्रेटर देन टू A। क्या C A से बड़ा है? तो आपको करना क्या है, आपको C से लेकर के A तक चेक करना है कि C से लेकर के A तक में कौन कौन से ऑपरेशंस है। क्या क्या है आपके पास है? बेस्ट है और बेटर है। तो बेस्ट और बेटर होने पर हम रिजल्ट में क्या देते हैं? बेस्ट देते हैं। देखिए क्या दिया गया है? बेस्ट दिया गया है। और बेस्ट कौन है? C, क्योंकि C की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसीलिए C बेस्ट है और पहला कंक्लूजन एकदम सही। दूसरा कहा गया C से E। क्या C E से बेस्ट है? तो हमने कहा C और E के बीच दो ऐसे ऑपरेशन है जहां एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन होने पर हम रिजल्ट क्या देते हैं? हम रिजल्ट देते हैं जनाब कांट से। इसका मतलब कि ये गलत है। पॉइंट क्या है? देखो दोस्तों, मुद्दा ये है कि निकाला गया कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को डेफिनेटली फॉलो नहीं कर रहा, और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो भी नहीं है। समस्या क्या है? ये कांट से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी वेरिएबल के बीच दो ऑपरेशन एक दूसरे के अपोजिट हो जाए या फेस टू फेस हो जाए तो समस्या क्या आएगी? कांट से क्या आएगी, यानी कि पहला वेरिएबल दूसरे से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बात क्लियर हुई? तो इस के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या होगा? यहां पर ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक, अब जरा दूसरा तो बताइए जनाब कि सेकंड वन क्या आएगा। तो जनाब यहां पर सेकंड वन आएगा आपका कि P इज बेस्ट टू Q। तो जब हमने P से Q की तरफ आगे चलना शुरू किया तो यहां तक तो मामला ठीक है, P से L, लेकिन जैसे ही आप L से M आओगे तो यहां अल्टरनेटिवली P से M के बीच में दो ऑपरेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसीलिए हम P से Q तक डेफिनेटली नहीं पहुंच सकते। सो आंसर इज कांट से। हम डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं बता सकते, ना हम डेफिनेटली ट्रू कह सकते हैं और ना ही हम डेफिनेटली रॉन्ग कह सकते हैं। दूसरा, Q इज बेस्ट टू M। चेक कीजिए जरा, Q और M के बीच भी कांट से रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया। नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि V इज ग्रेटर देन टू S। तो क्या V S से बड़ा है? देखिए दो ऑपरेशन एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो रिजल्ट कांट से। V से T, V यहां है, T यहां है, बेस्ट और गुड, तो रिजल्ट क्या आएगा जनाब? बेस्ट आएगा। तो फिर ये बिल्कुल सही है। यहां पर अच्छा हम ऑप्शन क्या लेंगे? यहां आएगा आपका ऑप्शन डी, और यहां पर ऑप्शन क्या लेंगे अपन? यहां आएगा हमारा ऑप्शन बी। एनी डाउट? नो डाउट, बेहतरीन, क्लियर। नेक्स्ट का आ गया स्टेटमेंट आपसे कि M इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q। तो देखिए जनाब M यहां है, Q यहां है ना। M इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q। तो क्या आप कोई डेफिनेट रिलेशनशिप बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहीं पर देखने पर हमको दिख गए कि दो ऑपरेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं कांट से। तो क्या Q इज ग्रेटर देन टू M? जनाब क्या Q इज ग्रेटर देन टू M? क्या Q M से बड़ा है? नहीं, ये भी गलत और ये भी गलत। तो यहां पर आपका ऑप्शन में क्या आ गया? ऑप्शन डी आ गया। यहां पर भी क्या आया था आपका? ऑप्शन डी आया था, है ना। नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू। यहां पर क्या आया था? ऑप्शन ए आया था, और यहां पर क्या आया था? ऑप्शन बी आया था। बात समझ में आई आपको? एकदम क्लियर हो गया ना।
मस्त तरीके से। ये सही था, ये गलत था, और यहाँ पर ये भी गलत था, ये भी गलत था, और यहाँ पर ये गलत है, ये सही है, और यहाँ पर ये भी गलत है और ये भी गलत है। एक और देख लीजिए, कहा गया है y से v चलना है, तो y यहां है और v यहां है। तो जनाब जब आप y से v की तरफ आओगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बेस्ट, गुड और बेस्ट, तो आंसर इज बेस्ट, तो ये सही है। w से u, तो w और u के बीच में है बेस्ट और बेटर, तो चूज क्या करेंगे अपन? बेस्ट, यानी कि ये दोनों ही सही है। ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर। इतना क्लियर हो गया ना? एकदम मस्त तरीके से क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये कुछ नेक्स्ट है जो मैं आपको होमवर्क दे करके जा रहा हूं। अगले एपिसोड में हम यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है जनाब? तो जो मैजिक का लॉजिक है वो कंटिन्यू बना रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी रोचक जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।